हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस पोम की, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी और इसका नाम है टीयर्स आइडल टीयर्स। ये एक लिरिक पोएम है जो 1847 में लिखी गई थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 1847 में लिखी गई एक लिरिक पोएम है और ये किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में। अब ये जो पोम है ये एक कंपाइलेशन में थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोइट्री कंपाइलेशन है जिसका नाम है द प्रिंसेस, और इस कंपाइलेशन का एक सॉन्ग है टीयर्स आइडल टीयर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस पोम के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी। इसके लिए दो मेजर इंस्पिरेशन हमें पता चलती हैं। पहली इंस्पिरेशन है हिज विजिट टू टिंटर्न एबी। टिंटर्न एबी नाम की जगह का विजिट किया था टेनिसन ने और वहाँ से उन्हें इसके लिए इंस्पिरेशन प्राप्त हुई। ही विजिटेड टिंटन एबी एंड दैट एबी वॉज एन अबैंडन्ड प्लेस। इट वॉज फुल ऑफ पास्ट मेमोरीज। उस एबी में, उस जगह पर क्या था? ग्रेवयार्ड थी, बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था, दे वर बेरीड। और वहाँ जाकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के मन में एक बहुत ही डीप सॉरो उठता है उन लोगों को की कब्रों को देख करके कि कितनी सारी पास्ट मेमोरीज़ हैं जो यहाँ पर दफन हो गई हैं, और उस सॉरो की वजह से उन्होंने ये पोम लिखी थी। दूसरी इंस्पिरेशन हमें मिलती है इस पोम के लिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पास्ट रिलेशनशिप से, और वो पास्ट रिलेशनशिप उनकी थी रोज़ा बेरिंग नाम की एक लेडी से। दिस वॉज अ फेल्ड रिलेशनशिप एंड his unhappy attachment to Rosa Bering, his beloved, whose parents did not approve of their relationship, it finally gave him the inspiration for writing this beautiful poem. तो ये दो इंस्पिरेशन हमें मुख्यतः प्राप्त होती हैं इस पोम के लिए। अब दिस पोम इज़ नोटेड फॉर इट्स लिरिक रिचनेस। हमने पहले ही देख लिया कि ये एक बहुत ही अच्छी लिरिक है। दूसरी बात, इस पोम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है पैराडॉक्स का और एम्बिग्विटी का। एम्बिग्विटी जैसे कि हम जानते हैं अनिश्चितता, यानी बहुत सारी ऐसी बातें पोएट इस पोम के अंदर करने वाले हैं जिससे हमें अनिश्चितता की झलक मिलती है। यानी साफ बातें वो नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे और उसकी मीनिंग कुछ और हो सकती है। कोई फैक्ट देंगे और उसके लिए जो सिंबलिज्म होगा वो बिल्कुल ही अलग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें एम्बिग्विटी और पैराडॉक्स की जो है झलक मिलती है। जैसे टीयर्स आर आइडल, वो बताते हैं कि जो मेरे आंसू हैं वो आइडल हैं। आइडल मतलब यूजलेस हैं। जो मेरे आंसू हैं वो यूजलेस हैं, बट वी नो दैट दे कम फ्रॉम हिज डीप सॉरो एंड दैट सॉरो हैज़ बिन बैरीड डीप विद इन हिज हार्ट। तो वो भले ही कह रहे हैं कि मेरे आंसू क्या है, आइडल हैं, यूजलेस हैं, लेकिन हमें ये भी पता चलता है जैसे जैसे वो पोम में अपने इलेबोरेट करते हैं कि ये यूजलेस नहीं है, ये कोई बहुत ही गहरी ऐसी बात उनके मन में छिपी हुई है जिसकी वजह से आज उन्हें आंसू आ रहे हैं। तो इस तरीके से एम्बिग्विटी और पैराडॉक्स की बातें भी इसमें हैं। अब हम बात करते हैं ओपनिंग स्टैंजा की। कैसे शुरू होता है ये? Tears, idle tears, I know not what they mean, tears from the depth of some divine despair. पहले इस लाइन को देख लेते हैं। In the opening stanza, he calls his tears that are coming out of his eyes idle. Idle क्या होती है? यानी useless, बेकार है। उनके जो tears हैं वो idle tears हैं, बिल्कुल बेकार हैं, useless है। I know not what they mean, और मुझे ये भी नहीं पता कि what they mean, इनका मतलब क्या है, इनके आने का रीज़न क्या है। दैट मीन्स दे आर ऑफ नो यूज़, उन्हें रोने का कोई फ़ायदा भी नहीं पता। बिकॉज द लॉस ही इज़ फेसिंग कैन नॉट बी रिकवर्ड। इनके आने का मुझे मतलब नहीं पता, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई इसका रेलेवेंस नहीं दिखता, क्योंकि जो लॉस ऑलरेडी मुझे हो चुका है, जिन लोगों को मैं अपने जीवन में खो चुका हूँ, उन्हें मैं दोबारा से नहीं मिल सकता, उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। देन व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दीज टीयर्स?
He does not know the exact reason of his sadness. It's an emotion that has suddenly overwhelmed him, and his brain is yet to catch up to his heart. Tears from the depth of some divine despair. इसके बावजूद, हालांकि वो ये मान रहे हैं कि मेरे टीयर्स जो है वो यूजलेस हैं, फिर भी वो कहते हैं टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर. वो डेप्थ से आ रहे हैं, एक बहुत ही गहराई से ये टीयर्स मेरे अंदर से, मेरे हृदय की गहराई से निकल रहे हैं. और किस दुख की वजह से निकल रहे हैं? सम डिवाइन डिस्पेयर. जो डिस्पेयर है, जो मेरा सॉरो है, वो कैसा है? डिवाइन है. डिवाइन क्या है? डिवाइन का मतलब बिल्कुल गहरा है. डिवाइन का मतलब है एंजेलिक है. जो ये टीयर्स आ रहे हैं मुझे, जो मुझे आंसू आ रहे हैं, वो किस प्रकार के दुख से आ रहे हैं? ये मुझे बिल्कुल ही एंजेलिक, जॉयफुल और ग्लोरियस तरह के दुख से आ रहे हैं. कोई सस्ता सा या बिल्कुल ही ओछा या शैलो किस्म का दुख मुझे नहीं है. मुझे बहुत ही डिवाइन एक दुख है, बहुत ही गहरा दुख है. And this feeling is rising in his heart and then gathering to his eyes in the form of tears. Now in the last two lines the setting of the poem is provided. अब वो बता रहे हैं कि कैसी सेटिंग है इस पोम की, कहाँ पर वो खड़े हैं. Rise in the heart and gather to the eyes in looking on the happy autumn fields. ये जो tears हैं कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? Rise in the heart, ये मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं. एंड गैदर टू द आइज, और गैदर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं मेरी आँखों में. इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स. जब मैं किधर देखता हूँ? इन ऑटम फील्ड्स को, ऑटम के इस पूरे नज़ारे को मैं जब देखता हूँ, और ये नज़ारा कैसा है? हैप्पी है. इससे मुझे क्या होना चाहिए? जॉयफुल होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा है. लेकिन क्या होता है, जब मैं इस हैप्पी ऑटम फील्ड को देखता हूँ तो मेरे मन में एक गहरा दुख उत्पन्न होता है. एंड द टीयर्स गैदर्ड अप टू माई आईज थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर. और क्यों यहाँ पर इस पैराडॉक्स का यूज़ क्यों किया गया है? जब हम देखते हैं कि वो एक हैप्पी साइट को देख रहे हैं तो उन्हें सैडनेस क्यों फील हो रही? ये एक पैराडॉक्स है. मतलब किसी अच्छी चीज़ को देख करके कोई बुरी चीज़ का होना, किसी अच्छी चीज़ को देख करके उन्हें एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? दुख का. तो ये पैराडॉक्स यहाँ ये दिखा रहा है कि कभी उनका जीवन भी, उनकी पास्ट लाइफ भी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, और उस चीज़ को याद करके वो दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं कि जैसा सुंदर नज़ारा आज मैं देख रहा हूँ, ठीक वैसा ही कभी मेरे जीवन में था, लेकिन आज मेरे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा जीवन जो है वो गहरे दुख से भरा हुआ है. मेरे जीवन में अब कोई नहीं है, चाहे वो उनकी बिलवेड हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो या उनके पेरेंट्स हो. तो आज उन सभी लोगों का साथ मुझसे छूट गया है जो कभी मेरे जीवन में सुख प्रदान करते थे. इस वजह से उन्हें टीयर्स आ रहे हैं. तो he is looking at the happy autumn fields but they do not provoke in him a feeling of joy. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे पैराडॉक्स को दिखाया गया. अब हम अगले स्टैंजा की बात करते हैं. फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल. अब क्या है, ये जो टीयर्स हैं वो क्या बताते हैं कि उनका जो दुख है, जो उनका सॉरो है, वो कैसा है? बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है. एज द फर्स्ट बीम, और किसकी तरह ताज़ा है? जैसे कि पहली बीम होती है. बीम यहाँ पर सी वेव्स भी हो सकती हैं या फिर सन रेज भी हो सकती हैं, किसी को भी हम कह सकते हैं. ग्लिटरिंग यानी चमक रही हैं. ऑन अ सेल, जब जैसे कोई व्यक्ति सेल पर जाता है, कोई समुद्र में सेल करता है, तो पहली बार जब वो सी वेव्स को एक्सपीरियंस करता है, जब पहली बार उसको सी वेव्स छू कर जाती हैं, तो उसे जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो एक्सट्रीम जॉय का हो या फिर बहुत एक्साइटमेंट का हो, तो ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस वो दोबारा जब एक्सपीरियंस करेगा सी वेव्स को, तो वो एक्सपीरियंस उसे नहीं होगा. किसी भी चीज़ का जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, चाहे वो लव का हो, चाहे वो दुख का हो, सैडनेस का हो, या फिर एक्साइटमेंट का हो या डर का हो. पहला जो एक्सपीरियंस होता है उसकी डिग्री जो है हाईएस्ट होती है. जैसे कि किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, तो जब पहली बार किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके अपने किसी की मृत्यु हो गई, तो जो उसे झटका लगता है, जो उसे दुख लगता है, उसकी डिग्री इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैडनेस
कंपेयरिंग टू द सैडनेस ही फील्स आफ्टरवर्ड्स। तो जब बाद में वो दुख जो है धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है, लेकिन उनका यहाँ पर स्पीकर कहते हैं कि मेरा दुख आज भी बिल्कुल फ्रेश है, मेरा जो सॉरो है, मेरी जो एक्सट्रीम डिस्पेयर है वो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे कि फर्स्ट बीम होती है जो कि ग्लिटर करती है, चमकती है, व्हेन समवन इज ऑन सेल दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। और ये जो दुख है मुझे सारी मेरी जो मेमोरीज हैं उनको वापस ले आता है। दीज फीलिंग्स ब्रिंग बैक ऑल द मेमोरीज ऑफ पास्ट। और किनकी मेमोरीज? आवर फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्तों की जो मेमोरीज हैं उनको वापस ले आता है। और वो फ्रेंड्स अब कहाँ हैं? अंडरवर्ल्ड, यानी ज़मीन के नीचे दफन हो गए हैं। मेरे जो प्रिय मित्र थे, जो मेरे अपने थे, जो अब ज़मीन के नीचे दफन हो गए हैं, जो अब मर गए हैं, उन सब की मेमोरीज़ को एक झटके में वापस लाता है और मेरा दुख बिल्कुल फ्रेश फील होता है। सैड एज द लास्ट विच रेडन्स ओवर वन। और मैं इतना ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ कि विच रेडन्स ओवर वन, मेरी जो आंखें हैं बिल्कुल लाल हो जाती हैं। दैट सिंग्स विथ ऑल वी लव बिलो द वर्ज। और क्या होता है? मैं सिंक हो जाता हूँ, मैं डूब जाता हूँ विथ ऑल वी लव, मैं जिनसे जिनसे प्यार करता था, बिलो द वर्ज, जो अब ज़मीन के नीचे चले गए हैं, उनके दुख में मैं डूब जाता हूँ। सो सैड, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। सो फ्रेश, और ये दुख, ये सॉरो बिल्कुल फ्रेश है। द डेज दैट आर नो मोर। और ये दुख किसके लिए है? उन दिनों के लिए है जो अब बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। उन हैप्पी डेज के लिए मैं अब दुखी हूँ जिन्हें अब मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ। तो जब पोएट टिंटन एबी को विजिट करते हैं और अपने मृत पूर्वजों और मित्रों की ग्रेवयार्ड्स को एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, दैट वुंड फील्स फ्रेश एज द मेमोरी ऑफ देयर लाइव्स एंड डेथ्स स्प्रिंग अपॉन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Sad and strange as in dark summer dawns the earliest pipe of half-awakened birds। अब यहाँ पर फिर से पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है और क्या कहते हैं कि sad and strange as in dark summer, मेरा जो दुख है, मेरा जो sorrow है, the feeling of sorrow for the days that are gone by is very strange। जो मेरे अंदर ये फीलिंग है उन पुराने दिनों को याद करके, वो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है। और वो किस तरह की है? एज इन डार्क समर डॉन्स, वो इतनी अजीब है जैसे गर्मी की कोई अंधेरी सुबह। अब यहाँ पर पैराडॉक्स कैसे है? क्योंकि यहाँ डार्क समर डॉन्स लिखा है। जो गर्मी की सुबह होती है वो अंधेरी हो ही नहीं सकती। एक बार हम ठंड की सुबह को देखें तो वो अंधेरी होती है काफ़ी, क्योंकि ठंड में, सर्दियों में सूरज की जो रोशनी है प्रॉपर वो देर से पड़ना शुरू होती है, तो सुबह का टाइम तो हो जाता है लेकिन फिर भी अंधेरा होता है। लेकिन गर्मी में तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। तो डार्क समर, मेरी फीलिंग इतनी अजीब है जैसे गर्मी की कोई अंधेरी सुबह। और फिर इस लाइन को हम आगे के लाइन के साथ अगर मिला के पढ़ें तो डार्क समर डॉन्स द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स। और ऐसी अजीब सी सुबह जब क्या करती है? अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड। डॉन्स, डॉन्स मतलब उठा देती है, जगा देती है। किसे? हाफ अवेकन बर्ड्स को, अधखुली आंखों वाली चिड़िया को। अधखुली या हाफ अवेकन मतलब आधी जगी हुई, आधी नींद में और आधी जगी। जब रात से सुबह होने लगती तो जैसे पशु पक्षी भी क्या होते हैं? हल्के हल्के जागे हुए होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, ना पूरी तरीके से सोते हैं ना पूरी तरीके से जागे होते हैं। तो जब सुबह होती है तो क्या करते हैं? ऐसे अधजगे या अधखुली आंखों वाली पक्षियों को जगा देती है। वैसे ही ये फीलिंग्स मुझे क्या करती हैं? मेरे सोए हुए हृदय को जगा देती हैं। टू डाइंग ईयर्स। और क्या कर रही हैं? अब पक्षी में और जो राइटर हैं इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जो ये बर्ड्स हैं जब सुबह होती है तो वो क्या हो जाते हैं? जाग जाते हैं। लेकिन जब ये जो पोएट हैं, जब उन्हें ये फीलिंग स्ट्रक करती है, जब ये सैडनेस उन्हें स्ट्रक करती है तो वो जागते नहीं हैं, वो क्या करते हैं?
दुख में डूब जाते हैं और ये दुख उन्हें क्या कर रहा है, धीरे धीरे मार रहा है। डाइंग ईयर्स, इस दुख में वो धीरे धीरे साल दर साल वो क्या हो रहे हैं, डाइंग मतलब मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ना कि पक्षियों की तरह जाग रहे हैं और एनर्जाइज हो रहे हैं। व्हेन अनटू डाइंग आइज, और पक्षियों की आंखें तो खुल रही हैं, लेकिन जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, उनकी आंखें क्या हो रही हैं, डाइंग आइज, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, एज अ डार्क समर मॉर्निंग अवेकन्स द बर्ड, likewise these dark memories are awakening a sense of sadness in his heart. And dying years means यहाँ पर कि poet is going through his last days, अब उनके जीवन के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। और dying eyes यहाँ पर सजेस्ट कर रही हैं that he has very few days left to live. और अब बात करते हैं the casement slowly grows a glimmering square। यहाँ दो टर्म है, एक है केसमेंट, फिर दूसरा है ग्लिमरिंग स्क्वायर। अब देखिए, पोएट को ऐसा लगता है कि उनकी ये जो डाइंग आइज हैं, जो उनकी बंद होती हुई आंखें हैं, वो किसी खिड़की को देख रही हैं जो क्या कर रही है, जो अधखुली हुई है, थोड़ी सी खुली हुई है। और देयर इज अ विंडो दैट hinges open and it is dissolving before his eyes into nothing more than a glimmering square। यानी पोएट को अब धीरे धीरे कम दिख रहा है, मतलब वो दुख में इतना डूबते जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो अपनी मौत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे में उन्हें मेटाफोरिकली एक खिड़की नुमा आकृति दिखती है, एक केसमेंट दिखता है। और वो केसमेंट जैसे जैसे उन्हें धीरे धीरे दिखना कम हो रहा है, वो केसमेंट धीरे धीरे उन्हें किस में दिखने लगता है, एक चमकते हुए स्क्वायर शेप में दिखने लगता है। यानी अब ठीक से उन्हें खिड़की नहीं दिख रही है, सिर्फ एक स्क्वायर शेप दिख रहा है। और वो शेप क्या डिनोट कर रहा है, ये शेप डिनोट कर रहा है कि इस खिड़की के माध्यम से या इस केसमेंट के माध्यम से उनकी जो सोल है वो इस शरीर रूपी प्रिजन से निकल करके अब जो है एक डिवाइन लाइफ की ओर चले जाना चाहती है। यानी उनकी सोल उनकी बॉडी को छोड़ करके अब धीरे धीरे जा रही है। तो उन्हें एक वो स्पॉट या केसमेंट या बिल्कुल चमकता हुआ सा ग्लिमरिंग स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ से अब उनकी सोल उनकी बॉडी को छोड़ करके और उसको डांटते हुए अब विदा लेगी। तो देयर इज़ अ कंट्रास्ट विद द बर्ड्स शोन इन दिस लास्ट स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा। तो ये दिखा रहा है कि कैसे पक्षी तो रात के बाद सुबह होने पर अपनी आंखें खोलते हैं और एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं, वेयर एज द स्पीकर, स्पीकिंग अबाउट द स्पीकर, यहाँ पर जैसे जैसे हर अगली सुबह होती है, स्पीकर अपनी मौत की तरफ अग्रसर होता है और धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सोल उनकी बॉडी को छोड़ करके चली जाएगी। अब हम फाइनल स्टैंजा को देखते हैं। Dear as remembered kisses after death, ये बहुत ही important stanza है। In the final stanza it becomes clear that the speaker is narrating from beyond the grave, मतलब यहाँ पर वो सिर्फ उन लोगों की मेमोरीज की बात नहीं कर रहा है जो लोग उसे छोड़कर चले गए हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए जो मर गए हैं। यहाँ पर उसकी इस पोम की एक अंडरलाइन थीम और है। यहाँ पर हमें एक्चुअली पता चलता है कि एक दूसरी इंस्पिरेशन भी है इस पोम को लिखने के लिए, और जो कि है उनका अनसक्सेसफुल लव अफेयर। जो रोज़ा बेरिंग नाम की एक लेडी थी जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप थी, बट हर पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर रिलेशनशिप विद द पोएट। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अब वो कुछ सोच रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग ऑफ हिज बिलवेड एंड द किसेस ही प्लेस्ड ऑन हर लिप्स, कि डियर एज रिमेंबर्ड, जैसे कि मैं रिमेंबर करता हूँ, मैं याद करता हूँ अपने डियर को, अपने बिलवेड को, किसेस उसे मैंने जो किसेस प्लेस की थी, जो मैंने उसे किसेस प्रदान की थी, उन्हें मैं कैसे याद करता हूँ। मैं कैसे याद करता हूँ कि हाँ, कभी हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन आज वो नहीं है। तो कैसे याद करता हूँ मैं अपने बिलवेड को, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को मरने के बाद याद करता है, आफ्टर डेथ।
he could not marry her due to certain circumstances, so for him it is like remembering the romantic moments with a woman who is already dead. तो किसी ऐसी औरत को, एक ऐसी महिला को जैसे वो याद कर रहे हैं जो कि मर चुकी है, वैसे ही अपने बिछड़े हुए प्रेम को वो याद कर रहे हैं. And sweet as those by hopeless fancy feigned on lips that are for others. और वो बहुत ही स्वीट लव था, लेकिन कैसा था? होपलेस था. उसके लिए मेरे पास कोई होप नहीं थी, क्योंकि वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया. लेकिन जो मेरी फैंसी है, ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, मेरी जो फैंसी है, मेरी जो भी कल्पनाएं थी, वो कैसी थी? होपलेस थी, क्योंकि उनके लिए उनके सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं था. और वो लिप्स कैसे थे? मेरी बिलवड के लिप्स कैसे थे? दैट और फॉर अदर्स, मतलब वो लिप्स जिन पर मैंने कभी किस प्लेस किए थे, अब वो क्या है? मेरे नहीं हैं. उसके जितने भी किसेस होंगे वो क्या होंगे? दूसरों के लिए होंगे, किसी दूसरे के लिए होंगे जिसके साथ उसकी शादी होगी. डीप एज लव, और मेरा प्यार जो था बहुत गहरा था. एंड वाइल्ड विथ ऑल रिग्रेट, और मेरा प्यार केवल गहरा ही नहीं था, वाइल्ड, बहुत ही जुनूनी भी था. विथ ऑल रिग्रेट, और मुझे आज तक इन चीज़ों का पछतावा होता है कि वॉट एन अनसक्सेसफुल लव अफेयर आई हैड विथ हर. ओ डेथ इन लाइफ, द डेज दैट आर नो मोर. अब यहाँ पर डेथ को और लाइफ को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है, यानी ये दो चीज़ें जो हैं इक्विवेलेंट हैं और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जितनी इम्पॉर्टेंट डेथ है उतनी इम्पॉर्टेंट लाइफ है, और दोनों ही एक बराबर की महत्ता रखती हैं. ओ डेथ इन लाइफ, मतलब जीवन के अंदर ही मृत्यु का हो जाना. जब मृत्यु हो जाती है तो जीवन नहीं रहता, जीवन रहता है तो मृत्यु नहीं रहती. लेकिन पोएट कैसी स्थिति में है? लाइफ के अंदर ही उन्हें डेथ जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है. ही इज एक्सपीरियंसिंग डेथ इन लाइफ बिकॉज हिज लव इज डेड, all his important affairs are dead, all the important people he had in life like his parents or his friends are dead, the days that are no more. और वो दिन, वो खुशी के दिन अब जो हैं कभी भी नहीं आने वाले हैं. तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मेरे जो टीयर्स हैं वो आइडल हैं, बिकॉज अब वो कुछ भी